नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका इस कार्यक्रम समाधान में। पिछली कुछ कड़ियों से हम चर्चा कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के अंदर एक नकारात्मक प्रवृत्ति आत्महत्या के रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जीवन ईश्वर की बहुत सुंदर सौगात है, परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। और हमारे माता पिता भी हमें कितने लाड से, प्यार से हमारे लिए सुंदर सपने संजो करके हमें पालते हैं, बढ़ाते हैं। और किसी छोटी सी बात, छोटे से दबाव या अपनी असहन शक्ति के कारण हम इस मूल्यवान उपहार को सहज ही नष्ट करने का संकल्प कर लेते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, इसी चर्चा को हम आज पुनः आगे बढ़ाना चाहेंगे। और इस चर्चा में इस विशेष समस्या के समाधान के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। भ्राता जी, आपका पुनः बहुत 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 स्वागत है। बहुत अच्छे व्यू लोगों के मिल रहे हैं और पेरेंट्स विशेष करके चाहते हैं कि इस विषय पे सचमुच हमारे बच्चों को और प्रकाश मिले, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम कुछ भी कहते हैं, थोड़ी सी भी बात हम कहते हैं तो अब हमें कहने से पहले सोचना पड़ता है कि हम ये बात उसे कहें या ना कहें, या किस ढंग से कहें। तो ये जो एक माता पिता और बच्चों के बीच बहुत सुंदर एक रिलेशन होना चाहिए, जैसे एक दोस्त दूसरे के साथ बात कर लेता है खुल करके, तो वो एक खुलापन, वो एक निर्भयता, वो एक सुंदर वातावरण न रह करके एक डर का वातावरण बन गया है पेरेंट्स में कि ये बात कहें तो कैसे कहें। भले बच्चा गलत कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, या फिर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसके फ्रेंड्स कहते हैं आईपीएल का मैच चल रहा है तू आ जा, वो पढ़ाई छोड़ता है भाग जाता है, मूवी देखना है आ जा, भाग जाता है। अब पेरेंट्स ऐसे समय पे भी कुछ कैसे कहें, इस बात में उन्हें बड़ा डर सा रहता है। तो इस चीज को पेरेंट्स भी कैसे हैंडल करें, और साथ ही बच्चों के अंदर जो ये एक सेंसिटिव नेचर विकसित हो गई है वो कैसे दूर। बहुत अच्छी बात है। पहले मैं दो चीज कहना चाहूंगा अपने सभी पहले बच्चों को जी, कि जैसे आपने कहा ये जीवन सचमुच प्रभु की एक सुंदर सौगात है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है जी, और बच्चों को भी अपने जीवन की वैल्यू का पता होना चाहिए। उसमें भी मूल रूप से ये जो विद्यार्थी काल है ये स्वर्णिम काल है जीवन का। जी, इसमें मनुष्य की ग्रहण शक्ति, सीखने की शक्ति, उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत विकसित होती है। जी, तो इसमें वो अपने सुंदर भाग्य का निर्माण करे। बच्चों को ऐसा मान लेना चाहिए और शिक्षकों को, माता पिता को भी उन्हें इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए कि तुम्हारा जो ये समय है ये बहुत कीमती है, मोस्ट वैल्यूबल टाइम, गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। केवल इतना तो कह देते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, क्योंकि उसमें बच्चे निश्चिंत रहते हैं, लेकिन इट्स द डायमंड पीरियड ऑफ द लाइफ। ये उनको बार बार रियलाइज कराना है ताकि उनको अपने जीवन की वैल्यू पता रहे, उसमें भी समय की वैल्यू, और उसमें भी जिस पर हम ध्यान दिलाएंगे अब सब बच्चों का, मन की शक्तियों की वैल्यू। इसको तो हम थोड़ा ठहर के लेते हैं, लेकिन जहाँ तक माँ बाप की बात है और जो डर के रहते हैं बच्चों से कि कहीं ये कुछ गलत ना कर लें, उनमें एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, क्योंकि ये बात सबके साथ नहीं है, कहीं दोनों के संबंध बहुत सुंदर होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, बहुत सम्मान करते हैं अपने माँ बाप का, माँ बाप उन्हें प्यार करते हैं, वो बच्चों को, वो अपने माँ बाप को प्यार करते हैं। लेकिन कई माँ बाप आदेशात्मक ज्यादा रहते हैं, ऑर्डर देना बच्चों, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है, ये काम नहीं करना है, यही तुम्हें करना है। तो ये जो एक ऑर्डर देने की प्रवृत्ति है जिसमें कहीं ना कहीं उनका अहम छुपा रहता है, क्रोध भी छुपा रहता है, कहीं कहीं क्रोध छुपा क्या प्रत्यक्ष होता है, इस पर थोड़े माँ बाप ध्यान दें। देखिए, अगर माता पिता बच्चों के साथ हमेशा क्रोध से पेश आते हैं तो उन्हें ये जानना चाहिए वो अपने बच्चों की बौद्धिक शक्ति पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनके मन को निर्बल कर रहे हैं वो,
जी। और कहीं ना कहीं अगर ये बात बढ़ती जाती है तो उन्हें जानना चाहिए वो अपने बच्चों को गलत राह पर जाने के लिए भी विवश कर रहे हैं। जी, मतलब ये है कि यदि वो उन पे हाँ दबाव बना के रखते हाँ हैं, आदेशात्मक होते हैं हाँ या क्रोध कर रहे हैं, हाँ तो कहीं न कहीं बच्चे के अंदर भी भले ही वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, हाँ लेकिन ये शायद जमा होता रहता है और एक साथ हाँ, कहीं बाहर निकल बस आता है। यही होता है कि जी, तब वो बड़े हैं, ये छोटा है, जी। वो रिएक्ट नहीं करते हुँ, लेकिन जमा होता जाता है। जी। क्योंकि मुझे कई युवक सुनाते हैं अपने अनुभव हुँ, हुँ। कि हमारे फादर ने हमसे इतना दुर्व्यवहार किया बचपन से, जी, हमें इतना डांटा डपटा, हमसे इतना क्रोध से व्यवहार किया कि हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा, प्यार या हम उनके आज्ञाकारी रहें हुँ, हुँ। या उनका हम सम्मान करें, वो खत्म होके बदले की भावना आ गई मन में। जी, जी। और हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे कैरियर को कोई बिगाड़ने वाला था वो तो वो पेरेंट्स हैं। हमारा फादर था, क्योंकि जी, मानसिक रूप से वो उदास हैं। जी। मेरे पास आते हैं युवक, बड़ी आयु हो गई, हुँ, हुँ। 25 साल 30 साल, पूछते हैं हमें खुशी नहीं है जीवन में। जी। तो जब मैं बहुत सारी बातें उनसे पूछता हूँ हुँ, हुँ। तो ये परिणाम आता है सामने, बात निकल कर आती है जी, जी। कि माँ बाप ने बचपन से ही उनकी भावनाओं को नहीं समझा, हुँ, हुँ। केवल उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, उन्हें हमेशा क्रोध से बात की है, तुम्हें जी, ये करना ही है, जी। अपनापन कभी दिया नहीं। हुँ, तो हुँ। ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो उनके बच्चे हैं, हुँ, हुँ। चाहे उनमें कोई कमियां हों, जी, चाहे वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार ना हो। देखिए कुछ बातें तो हैं जिनके कारण माँ बाप को गुस्सा आता है, जी, जी, जी। तो चाहे वो उनका खेल कूद में ज्यादा ध्यान है, हुँ, चाहे वो बचपन से बुरे संग की ओर चल गए हैं, जी। बीड़ी सिगरेट पीने लगे हैं, कहीं स्मैक का प्रचलन, कहीं कुछ, हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी अगर माँ बाप हुँ, हुँ। अपने अपनी अच्छी स्थिति में रहें जी, तो बच्चे उनकी हर बात का पालन करेंगे, जी। उनकी हर बात को कल्याणकारी मानेंगे। भ्राता जी, एक चीज़ और भी हो हम्म, रहा है, मैं बीच में रोकना चाहूँगा आपको। जैसे आजकल पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हाँ हैं, तो बच्चों को वो समय नहीं दे पा रहे हैं। हाँ तो क्या ये भी एक कारण नहीं बन रहा है कि उनके बीच गैप होता जा रहा है? हाँ, बच्चों को सही दिशा-निर्देश नहीं मिल पा रहा है, उनकी ठीक से पालना नहीं हो पा रही है और वो ज़्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है इस कारण बिल्कुल से ठीक बात है जी। ये। क्योंकि माँ बाप की जो पालना है हुँ, या हुँ। उनका जो बच्चों से मिलना जुलना है जी, या बच्चों से, इसको मैं कहूँ वो फैमिली कॉन्फ्रेंस करें, जी, जी। बच्चों को हंसाएं बहलाएं, हुँ, उनकी हुँ, बात सुने, घर में हुँ। पिकनिक जैसी करें, जी, एक मनोरंजन करें, एक साथ ये बैठ जो के खाना एक साथ खाएँ। बैठ के खाना खाएं, जी, ये जो उनकी एक सुंदर पालना है, जी। इससे बच्चों की पर्सनालिटी का विकास होता है, हुँ, हुँ। उनके मन की शक्तियों का विकास होता है, जी, उनकी बुद्धि की शक्तियों का विकास होता है। जी। और विशेष रूप से ये होता है कि जो उनकी आंतरिक डिमांड है वो घर में ही पूरी हो जाती है। राइट, राइट। उन्हें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं, किसी का प्यार पाने के लिए हुँ, कोई हुँ। कहीं भटक रहा है, जी, कहीं सम्मान मिले उसके लिए कोई भटक रहा है, जी, कहीं अपनापन मिले उसके लिए युवक भटक रहे हैं। जी। ये जब उन्हें घर में मिल जाएगा हुँ, तो हुँ। उनकी ये सेंसिटिविटी खत्म हो ये बहुत जाती है। सुंदर बात है भ्राता जी, हाँ यदि घर में ही सब प्रकार की हाँ चीज़ें अवेलेबल, क्योंकि हम्म, जब वो बड़ा हो रहा है, हाँ चाहे वो स्टडी की बात हो, हाँ चाहे बाहरी दुनिया की हम्म, बात हो, उसके मन में नाना प्रकार की जिज्ञासाएँ आती हैं और हाँ साथ ही शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, तो हाँ उसके मन में उससे भी जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। तो ये हाँ अच्छा रहेगा कि यदि माता-पिता सचमुच उनके साथ बैठें, बातें करें, तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का वहीं निदान हो जाएगा हाँ और जैसा आप कह रहे हैं कि उनके मनोबल का और सर्वांगीण हाँ। विकास होगा। इसमें ये भी है जी, कि कहीं कहीं घरों में मान लो माँ बाप के बीच में आपस में मनमुटाव है जी। या बाप बहुत टेंशन लेके घर में आता है, हुँ, हुँ। तो उसकी जो मनोस्थिति है वो पहले ही प्यासा है, जी, मुझे कोई शांति दे, हुँ, मुझे कोई प्यार करे, मेरी कोई बात सुने, जी, मुझे कोई हल्का करे, तो वो बच्चों को क्या देगा। बिल्कुल। तो ये जो एक टोटल सबका ही मनोबल, उनके मन की शक्तियां क्षीण हो गई हैं हुँ, और हुँ। वो अपने में व्यस्त हो गए हैं। जी, उनका भी अपना एक फ्रेंड सर्किल है, जी। उनका भी अपना एक बिजनेस है या काम धंधा है, हुँ, हुँ। उसमें भी उनकी समस्याएं हैं, शारीरिक चीजें भी, जी, कुछ ना कुछ बीमारियां हर एक को लगी हुई हैं। जी, जी, तो जी। उस कारण वो भी अपने को योग्य नहीं देखते कि वो बच्चों को कुछ दे पाएं। जी, लेकिन मैं एक सजेशन अवश्य दूंगा कि घर में एक समय माँ बाप ऐसा निश्चित अवश्य करें हुँ, हुँ। जब वो आपस में 15-20 मिनट आधा बैठ घंटा बैठें, जी,
मनोरंजन करें, चाहे अपनी कोई छोटी मोटी बात है उसको शेयर कर लें, उसको सीरियस न बना के। तो जब मनुष्य शेयर कर लेता है तो बातें हल्की हो जाती हैं, और जब वो आपस में हंसे बहलेंगे, थोड़े आजकल जो हंसी खुशी की बातें होती हैं, पहेलियां ये वो करेंगे, तो उनकी अपनी भी टेंशन कम होगी। एक तो ये जो घरों में टीवी बहुत आ गई, इसने सबको बिजी कर दिया, टाइम बचा तो चलो भाई टीवी देखेंगे। और अब तो ऐसा हो गया कि सबके अपने अपने कमरे में टीवी है, सब अपने अपने चैनल्स देखते हैं। तो वो अपना इकट्ठा फैमिली कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं पाते। पर मैं इसे जो नाम दे रहा हूँ फैमिली कॉन्फ्रेंस, हर परिवार में यदि रोज 15-20 मिनट भी होने लगे, एक घर में पिकनिक जैसी होने लगे, तो उनके अनेक टेंशन खत्म हो जाएंगे। और बच्चे माँ बाप को समझेंगे, माँ बाप बच्चों को समझेंगे, बच्चों को फील होगा कि माँ बाप हमें बहुत प्यार करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है भ्राता जी, मुझे लगता है। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता रहा है कि जब बच्चे बड़े होने लगे और आपका जूता उसके पैरों में आने लगे, तो आप उसके मित्र बन जाएं और उसकी हर बात को सुने, समझें और मित्रवत व्यवहार करें, ताकि वो अपनी हर समस्या को आपके साथ शेयर करे, ताकि इस स्थिति तक पहुंचे ही ना कि हमें अब आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत कर देना है। इसमें जो आप एक बात कह रहे थे उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल एक बात तो बड़ी नेचुरल साइकोलॉजिकल है कि माँ बाप अपने बचपन को देखते हैं कि हम भी तो ऐसे ही थे, तो ये भी ऐसे ही रहेंगे। ये एक ऐसी निगेटिव भावना है जो युवा माँ बाप हैं आजकल, कि वो अपने बच्चों को कुछ और अच्छा सिखाने की स्थिति में नहीं है, और ये बहुत बड़ी कमजोरी हो रही है। इसलिए किसी भी युवा माँ बाप को 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक की आयु वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी तो ऐसे थे, हम भी तो इन व्यसनों में थे, हमारा भी तो बचपन ऐसे ही बीता। नहीं, अब एक दूसरे बच्चे आपके सामने हैं, दूसरी आत्माएं आपके सामने हैं, उनमें से कोई बहुत महान बनने वाला भी हो सकता है, आपके कुल का नाम रोशन करने वाला भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो रिक्शा चलाता है और बच्चे ने IAS कर लिया, तो हमें अपने से उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें एक अच्छी पालना, एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ अपने बच्चों से बिहेव करना चाहिए। और माँ बाप अगर बहुत अच्छी पालना करेंगे, देखिए टीचर का फील्ड अलग है, आजकल बदल चुका है। माँ बाप का इफेक्ट पहला है, माँ बाप ने उनको जन्म दिया है, गहरी छाप उनकी होती है। इसलिए माँ बाप भी कुछ अपनी ऐसी चीजों से बचें जो बच्चों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे शराब पी के घर में आ गए, अब बच्चे चुपचाप देख रहे हैं, पापा बदबू आ रही है, बेहोश पड़ा है, मम्मी से लड़ रहा है, तो ये समझो बच्चों के प्रति उनकी शत्रुता हो गई, जो उनके भविष्य को बिगाड़ेगी। इसमें बच्चे कुछ भी सोचेंगे, अपने जीवन के बारे में उनके मन में निराशा आएगी, यहाँ से भी सुसाइडल टेंडेंसी बहुत लोगों में बढ़ती है, क्योंकि वो अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके मन में एक प्रकार से हीन भावना आती जा रही है कि ना तो पेरेंट्स उसे मदद कर रहे हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, फ्रेंड्स भी उसे कुछ ना कुछ कमेंट्स करते होंगे, इस कारण भी वो यहाँ पहुँचता है। भ्राता जी, ये तो एक पक्ष हो गया कि चलिए माता पिता अपने आप को थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड बनाएं, अपने जीवन से, अपने आचरण से, और समय दे करके बच्चों को इस टेंडेंसी से निकालें, उसका संपूर्ण विकास करें। लेकिन दूसरा पहलू जिस पे भी बहुत आवश्यक है भ्राता जी, जैसे कई केसेस आते हैं कि पिताजी शराब बहुत पिया करते थे, लेकिन बच्चे ने, जैसे अभी भी आपने एग्जांपल दिया, बच्चा आज बहुत अच्छे पोस्ट पे है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है, तो मान लीजिए बच्चा यदि परिवर्तित नहीं कर पा रहा है इस परिवेश को, कि उसके पिताजी अब शराब ले रहे हैं या घर में मम्मी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और इस कंडीशन में ही उसे रहना है, या वो गरीब परिवार का है, उसे उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे में भी कैसे वो अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे ताकि वो अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर सके? इसकी बहुत विद्यार्थियों को आजकल आवश्यकता है जी। अगर मैं जो समाचार मुझे आते हैं तो 50% जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है उसको अपने इन ऐसे ही परिवेश से गुजरना पड़ रहा है। जी। ऐसे में विद्यार्थी अपने स्वतंत्र विचारों का निर्माण करें। मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, आप सदा याद रखेंगे कि जो मनुष्य आगे बढ़ना चाहे उसे कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। अगर आपके मार्ग में इस तरह की बाधाएं आ रही हैं तो आप समझ लें ये बाधाएं आपको और शक्तिशाली बनाएंगी, आपके मनोबल को और बढ़ाएंगी। आप हर निगेटिव चीज का एक पॉजिटिव पहलू लेकर उससे स्वयं को आगे बढ़ाते रहें।
बस इतना सावधान हो जाएं कि परिवार के किसी भी वातावरण का, माँ बाप के किसी व्यवहार की छाया आपके ऊपर सदा न रहे। आप अपनी खुशी को, उमंग उत्साह को बिल्कुल कम न करें। आप अब एक मैच्योर चिंतन प्रारंभ करें कि ठीक है, हमारे फादर का या हमारी मम्मी का ऐसा कुछ है, लेकिन हमें इसके इफेक्ट से अपने को परे रखना है। हमें एक खुली हवा में रहना है, हमें एक सुंदर विचारों का अपने मन में निर्माण करना है, हमें अपने कैरियर को खुद बनाना है, खुद बिल्ट अप करना है। माँ बाप सहयोग नहीं दे रहे, न दें। अगर आप निर्धन भी हैं तो आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों को मदद करती हैं, बैंकों की ओर से मिलता है। देखिए, जिसको कुछ करना है उसको कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जाती है, भगवान की ओर से भी उनको मदद मिलती है। इसलिए अपने को निराशा के अंधकार में डुबोएंगे नहीं, बिल्कुल, और अपने मन को इतना कमजोर नहीं करेंगे कि मर ही जाएं, अब क्या करना है इस जीवन को जी के, हमें तो कोई पूछता नहीं। ये बच्चों के साथ होने लगा है कि क्या करना है, कुछ नहीं हो रहा है, चलो अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। और एक हंसी की बात रहता जी कि स्कूल में एक बार मैं गया था तो कई बच्चे इस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि एफर्टलेस सुसाइड कैसे किया जा सकता है, तो इसकी लंबी लिस्ट वो निकाल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि पहले हम गुणों की चर्चा किया करते थे, वैल्यूज की चर्चा किया करते थे, अब ये चर्चा हो रही है की चर्चा के आराम से कैसे मरा जाए, अर्थात आराम से कैसे मर सकते हैं। तो देखिए, ये बात आपने की है, तो पहले मैं इसके बारे में ये कह देना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों को कि सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि इसके बाद आत्मा तो शरीर से निकलेगी, लेकिन वो कष्टों में, अंधकार में भटकती रहेगी। आप सोचें कि सुसाइड करके हमारी ये कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी, हम सुखी हो जाएंगे, या हम किसी से रिवेंज ले सकेंगे, किसी को कुछ लेसन दे सकेंगे। आप इसे भूल जाएं, ये कुछ नहीं होगा। आपका संपूर्ण भविष्य अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल बात है। सुसाइड करने के बाद आत्मा को लंबा काल पुनर्जन्म नहीं मिलता है, वो अंधकार में भटकती रहती है। थोड़ी देर के लिए आप इस तरह सोचें कि उसे प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं होता, उसे भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं होता, उसे घर की जरूरत होती है लेकिन उसके पास घर नहीं होता, उसको अच्छा, जो उसकी इच्छाएं थी यहाँ वो कायम रहती हैं, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती है, वो उसकी पूर्ण नहीं होती। तो मन घोर अशांति में गुजरता है, उसकी फीलिंग्स अति अति बैड हो जाती हैं। मतलब वो इसलिए सुसाइड करता है कि मैं कष्टों से मुक्त हो जाऊं, लेकिन उसके कष्ट और कहीं ज्यादा बढ़ जाते। इसलिए बच्चों को या बड़ों को सुसाइड करने का भूल से भी विचार नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के मन में बार बार ये विचार आता ही है, इससे तो मर जाना अच्छा है, इससे तो मर जाना अच्छा है, तो ये संकल्प सबसे घातक होगा, क्योंकि जो बार बार ऐसा विचार करते हैं वो जीने के महत्व को भूल जाते हैं, उनमें जीने का आनंद की जो आकांक्षा है वो नष्ट हो जाती है, और बस वो उसी ओर चलते हैं कि मर जाओ। तो भ्राता जी, ऐसे में क्या करें? कई बार ऐसा होता है ना कि समस्याएं इतनी विकराल हो जाती हैं कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है, अब मतलब कोई रास्ता हमें नहीं सूझ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में ही व्यक्ति या हमारे विद्यार्थी सुसाइड करने का फाइनल करते हैं। ऐसे समय में वो क्या करे जो इस विचारों से मुक्त हो जाए और अपने इस जीवन का संपूर्ण आनंद ले? देखिए, मैं इस बारे में कुछ और बातें कहना चाहूँगा कि अगर असफलता ही हो रही है तो एक मनुष्य को, एक विद्यार्थी को एक सुंदर सी बात अपने पास रख लेनी चाहिए कि तुम्हारी बार बार की असफलता तुम्हारे लिए सफलता का द्वार खोलेगी। अपनी असफलता को असफलता न मानकर अनुभवी बनाने का माध्यम मान लिया जाए। एक टीम 4 बार हार जाती है, अगर वो इस पर गहन चिंतन करें तो और अपनी हार के कारणों पर दृष्टि डालें तो वो 4 बार की हार उनकी सदा की विजय का आधार भी बन सकती है। एक चीज ये सबको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, समस्याएं सचमुच कभी कभी अति विकराल हो जाती हैं। देखने में आता है कि बहुत लोग जी नहीं पाते। कैसे? कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, कर्ज बढ़ता जा रहा, देने का कोई साधन नहीं, लेने वाले रोज द्वार पर आकर अपमानित कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो मनुष्य सोचता है मैं ही मर जाऊंगा तो चलो बच्चे तो सुखी रहेंगे, ये कर्ज किससे लेंगे, इसलिए मर जाओ। लेकिन देखिए, ये ऐसी चीज है कि इन कर्मों का रिटर्न तो अगले जन्म में भी हमें देना ही पड़ता है। इसलिए
याद रखेंगे कि समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। जी। और जैसा हम लोग स्पिरिचुअलिटी में, राजयोग के लेसन्स में ये सिखाते हैं कि अगर हम अपनी मन की शक्तियों को बढ़ा लेते हैं, अगर हम अपने मन की भावनाओं को शुद्ध कर लेते हैं, जी। तो अपने चिंतन को पावरफुल बनाकर, अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाकर, जी। हमें जो ये विचार आते हैं बार बार, जी। जी। इससे हम अपने को मुक्त कर सकते हैं। तो एक तो भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि हिम्मत ना हारें, थॉमस अल्वा एडिसन का भी एग्जाम्पल हमारे पास है कि सैकड़ों बार उसने किया प्रयास लेकिन बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाया और फाइनली उसने हार नहीं मानी और वो वहां तक पहुंच पाया। तो ये तो बहुत सुंदर बात है कि वो हिम्मत ना हारे, शांति और धैर्यता बनाए रखे। तो अल्टीमेटली बात भ्राता जी मनोबल पे ही आकर रुक जाती है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा सुदृढ़ है, शक्तिशाली है, बलवान है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, वो तो ऐसे समय में सरवाइव कर लेता है, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाते। तो इस मनोबल को कैसे बढ़ाए विद्यार्थी ताकि ऐसे समय में अपनी शांति और धैर्यता को कायम रख सकें? बहुत अच्छी बात है ये। फाइनल सॉल्यूशन तो यही है। जी। पर मुझे एक सीन मेरे सामने आ रहा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी। जी। 12वीं क्लास का एग्जाम दिया एक बच्चे ने। बच्चा टॉप क्लास था हरियाणा का, जी। और लक्ष्य था हरियाणा बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन लेना। मार्क्स आए 90%। जी। लेकिन बस बात ये हो गई कि 2 अंक उसके ज्यादा थे जिसने टॉप कर दिया, मतलब 0.2% या 4%। जी। जी। इस पे इसकी सेकंड पोजीशन रह गई। और ये लड़का जिसको मेडिकल में जाना था, कंप्लीटली डिप्रेशन में आ गया। मैं उधर था तो मुझे अपने घर में बुलाया, हंसी की बात है, जी। मैंने उसको थोड़ा हंसाया। जी। तो ये क्या है? सेंसिटिविटी, जी। कि टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मर जाओ। जी। डिप्रेशन में आ गए। उसका 1 साल बेकार गया था वो मेडिकल में, डायरेक्ट मेडिकल में उसका एडमिशन हो रहा था, जी। 1 साल उसका वेस्ट हुआ। केवल इस तो बात को लेके कि केवल इस 2 बात मार्क्स मेरे कम हो रह गए। गए। जी। तो क्या है कि हमें इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। हमारी श्रीमद् भगवत गीता भी हमें ये सिखाती है जी। कि एक ऊंचा टारगेट रखो, एक महान लक्ष्य अपने सामने लेकर चलो, उसके प्रति अपने को फुल्ली डेडिकेट कर दो, लेकिन जो कुछ प्राप्त हो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। जी। जी। मान लो हमारी एक्सपेक्टेशंस के प्रतिकूल कुछ हमें मिल गया, तो इसमें बहुत चीजों का कारण होता है। कहीं समय बुरा था या हमारा इसी में कल्याण था, तो कोई भी बड़ी से बड़ी असफलता भी हमें पुनः सफलता के मार्ग में ले चलेगी। जी। जी। जी भ्राता जी, बहुत सुंदर ये आज की चर्चा रही कि किस प्रकार से ये जो आत्महत्या की टेंडेंसी है उससे हमारे जो विद्यार्थी हैं सहज रूप से बाहर आ सकते हैं। एक बात तो ये आई कि पेरेंट्स उनके लिए एक सुंदर आदर्श बने और साथ ही साथ विद्यार्थी भी अपने मनोबल को विकसित करें और हिम्मत ना हारें। बहुत सुंदर बातें आज हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे पेरेंट्स ने सीखी होंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, आज आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो एक नेगेटिव टेंडेंसी हमारे युवा वर्ग में बढ़ रही है आत्महत्या की, उसके कई कारण हो सकते हैं। विभिन्न पहलुओं पे आज भ्राता जी ने प्रकाश डाला है। लेकिन मैं पुनः यही बात कहूँगा जो शुरुआत में कही थी कि जीवन सचमुच ईश्वर का बहुत सुंदर वरदान है और यदि हम इसे वरदान के रूप में देखते हैं तो हमारा जीवन खुशहाली से भरपूर हो जाता है। समस्याएं कहाँ नहीं आती, बातें कहाँ नहीं आती, लेकिन समस्याओं और बातों में भी हम अपनी शांति को, अपनी धैर्यता को बनाए रखें। एक चींटी का उदाहरण आप सब ने सुना होगा, जो बार बार ऊपर चढ़ती है गिरती है, ऊपर चढ़ती है गिरती है। बार बार असफल होने के बाद भी वो अपने जीवन में हार नहीं मानती। तो हम भी बातों से, परेशानियों से, समस्याओं से, विघ्नों से हार ना माने, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, अपने मनोबल को बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से ये जो समस्या है वो दूर होगी। तो आज के लिए यहीं तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।